तुम्हारा नाम क्या है बेटे? पंकज कुमार गुप्ता। पंकज, आप कहाँ पर निवास करते हैं? स्किल डिस्ट्रिक्ट झांसी। स्किल डिस्ट्रिक्ट झांसी में निवास करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं और मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। जी जी। आपको यह ऊर्जा कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है बेटे? मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने परेशानियां झेली हैं, या मैं जो हमारे पूर्वज झेलते आए, या हम जो इतिहास पढ़ते आए हैं, तो मुझे लगता है कि सच में भारत में बदलाव की जरूरत है। और इस बदलाव की प्रेरणा से हम ये सारा काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और अपने भारत को सच में क्राइम फ्री भारत बनाने में जितना भी हो सके उतना सहयोग करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। तो आप ये ये बताइए, आपको इससे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मॉडल सफल होगा? क्योंकि चारों तरफ जो है आपके सामने जो शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं वो आसुरी शक्तियां हो गई हैं। जिन जी जी राजनेताओं को आपके वोट से जो चुने जाते हैं वो जी जी लज्जापूर्वक आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जी पॉलिटिकल पार्टियां अयोग्य लोगों को टिकट बांटती हैं, गलत लोगों को टिकट बांटती हैं, अपराधी लोगों को टिकट बांटती हैं। और जी जी अच्छे लोगों के चुनने का जो ऑप्शन है वो आम जी जनता को नहीं मिलता है। मजबूरी में आम जनता को चुने हुए जो है उसके सामने जो लिस्ट है उसमें हाँ जो लोग हैं उनको जो हाँ उनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है। और हाँ इसमें भी वो बड़े भ्रम और जो है षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। वो हाँ हाँ आईटी सेल से एक माहौल क्रिएट करते हैं। सोशल मीडिया के हैंडलर को अपने पेरोल पे लाके सोशल मीडिया को भी अब अपने हित में यूज करने लग गए हैं। हाँ प्रिंट हाँ मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अधिकांश खबरें पेड होती हैं। और हम्म। इनके जो मुखिया हैं प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, ये हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं हाँ जो हाँ अपने लाभ के लिए, और कई बार उनको लाभ दिया जाता है कि हम आपको राज्यसभा का सदस्य बना देंगे, तो हाँ हाँ उनको जो है हर मीडिया किसी न किसी एक राजनीतिक पार्टी का पल्लू थामे हुए है। और हाँ। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि वो उसका हित साध रहा है। आज हम्म। जिस आम सभाओं की बात करते थे, पहले जो है आम सभाओं में लोग अपने नेता को सुनने पहुंचते थे। हाँ आज हाँ इन राजनेताओं ने बसों को भेज के, ट्रक को भेजकर हाँ हाँ हाँ। लोगों को जो है इकट्ठा करते हैं सिर्फ इम्प्रेशन बनाने के लिए। सही बात और है, सही इसके बात है। लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनके लिए लंच डिनर की भी व्यवस्था करते हैं और ऊपर से 500 रुपए प्रतिदिन भी देते हैं। तो हाँ ये हाँ भीड़ जो है पेड भीड़ हो गई है, आम सभाएं भी पेड हो गई हैं। और हाँ इन हाँ। पेड आम सभाओं के जरिए से जनमानस में एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि हाँ इनकी लहर है, ये जीतने वाले हैं। सही इ, बात है, सही बात है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आजकल ये पेड सर्वे कराते हैं। हाँ और हाँ पेड सर्वे को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो आजकल कारपोरेट वर्ल्ड में नए हाँ। प्रोडक्ट को लेके आते हैं और फिर आपको ये महसूस कराते हैं कि आपको इसकी जरूरत है, उसी हाँ तर्ज हाँ। पर ये अपने हिसाब से सर्वे कराते हैं और फिर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये सर्वे सही है। और लोग हाँ। बाग उस भ्रम में आकर उस सर्वे के अनुरूप जो है उनके वोट भी जो है कई बार जीतने वाले कैंडिडेट जो उनको लगता है, जिसके बारे में ये छवि बनाई जाती है कि ये जीतने वाला है, उसको वोट दे देते हैं। फिर हाँ हाँ जाति और धर्म के आधार पर बांटकर भय पैदा करके कि सही। यही सेवियर हैं, यदि ये हाँ नहीं होंगे तो आप जो है हम्म। अंधकार में दब जाएंगे, आप चारों तरफ हिंसा में दब जाएंगे। जबकि सही। यही लोग हिंसा कराकर आपके वोट को बांट रहे हैं और वोट पे कब्जा कर रहे हैं। सही फिर बात है, सही। फिर ये लोग हमें जानबूझकर गरीब रख रहे हैं। प्रकृति हाँ। ने इतने ज्यादा रिसोर्सेज देके रखे हैं कि अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है। इन लोगों ने उसके ऊपर जो सिस्टम मड़े हैं, हाँ हाँ जिसमें कि करेंसी, पेपर करेंसी भी आती है, उस सही डिस्टॉर्शन बात। के कारण जो हाँ हाँ अबंडेंस रिसोर्सेस हैं वो हाँ। अपर्याप्त हो गए हैं। अदरवाइज ये अबंडेंट रिसोर्सेज जो है वो आम जो है आम जनता को, हर नागरिक के लिए पर्याप्त हैं।
लेकिन हाँ हाँ। ये जानबूझकर हमें गरीब रख रहे हैं, और हाँ हमें गरीब रखना इनकी राजनीतिक मजबूरी है, जिससे सही कि बात। हम गरीब होंगे तभी हम्म, हमारे वोट खरीद पाएंगे। जब हम सही बात। दारूखोर होंगे तभी ये दारू की बोतल के माध्यम से हमारे वोट ले पाएंगे, साड़ी बांट के वोट ले पाएंगे। तो सही बात। हम चारों तरफ से इनके चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो हम्म। यहाँ एक और हमें अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं जिनको हमें सही। वोट देने का अवसर मिलना चाहिए, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो इस देश को आगे ले जा सकते हैं, जिनकी हाँ सोच में जो है इस देश को विश्व गुरु बनाना स्थापित है। ऐसे जो है ऑप्शन हमको अवेलेबल नहीं होते हैं। सही बात है राइट। एक्चुअली। और फिर जो है ये जो छद्म चाले हैं, उनके माध्यम से ये हम्म। हमारे वोट कबाड़ते हैं। और हाँ सबसे बड़ा और चिंताजनक स्थिति है कि हमारे हाँ वोट से जीतने के बावजूद भी हाँ हाँ। ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है। सही बात है। इन्होंने हमारी हैसियत एक हम्म। वोट देने वाले गुलाम की बना दी है। सही बात। सही इस बात। बात से आप कहां तक सहमत हैं बेटे? मैं इस बात से 100% सहमत हूँ, और मेरे साथ 2 बार ऐसा वाकया हो चुका है। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कहूँ। हाँ, जरूर कहिए, जरूर कहिए। अ, मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एमफिल का स्टूडेंट था। तो उस समय वहाँ चुनाव का ये माहौल चल रहा था, तो वहाँ नेता लोग आते थे यूनिवर्सिटी में, और वो कहते थे बच्चों से भीड़ जोड़नी है, खाना मिलेगा 200-400 रुपये, इस तरह से वो हम लोगों तक ऐसे गुप्त मैसेज पहुंचाते थे। तो ओके। उसमें कई ढेर सारे बच्चे जाते थे। एक्चुअली स्टूडेंट के पास वास्तव में फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, मेरे पास भी रही है। हाँ हाँ। तो लेकिन मैं कभी नहीं गया। मैंने ये सोचा कि यदि आज ये हमें केवल हमारी यहाँ तक ही सुनेंगे कि इनका झंडा उठाओ, इनके नारे लगाओ, इसके बाद हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसके पहले का एक वाकया है कि 2012 की बात है। हम झांसी में रहते थे, तो वहाँ कोई हमारे जानने वाले लड़के थे, तो एक बड़े नेताजी थे किसी पार्टी से। तो वो लोग कहने लगे कि हम बच्चों आप लोगों की मीटिंग करवा रहे हैं। तो उन्होंने हम लोगों को बंद कमरे में, लगभग बहुत बड़ा हॉल था, 30-40 चेयर डली थी वहाँ पे। हाँ तो हाँ। एक बड़े नेता आते हैं, झांसी की बात है ये 2012 की। हाँ हाँ। अ, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक बड़ा मंत्र बताएंगे कि हम राजनीति में इतने ऊपर तक कैसे पहुंचे। तो ओके। उन्होंने ये कहा था उस समय। हम भी पीछे बैठे थे, तो हमने सोचा कि राजनीति में है व्यक्ति, इतने आगे तक आया, तो हो सकता है कोई बड़े अच्छा मंत्र जानता हो ये। तो हाँ हम हाँ। भी उत्सुकता बस आगे पहुंचे, बैठे, डायरी ले रखी थी, अपने पॉइंट लिखने वाले थे। हमने कहा पता नहीं क्या बताएगा। हाँ हाँ। लेकिन उसने एक ही बात कही कि देखो, पहले तो लोगों को अपने से डरा के रखो, ये उनका मंत्र था, लोगों से डरा के रखो। और तुम जैसे ही धीमे धीमे, मतलब तुम्हारा एरिया बढ़ता जाएगा, लोग तुमसे प्रभावित होंगे, डरेंगे। और तो जैसे ही अगर कोई बड़ा नेता आएगा और तुम उससे मिलते हो, उसके साथ बस्ती में जाओगे, तो लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे, झुकेंगे। तो वो बड़ा नेता ये समझेगा कि इसकी बहुत ज़्यादा पहुंच है, और वहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट जिस तरह हो सकेगा या जैसा भी हो सकेगा, वो डायरेक्ट तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम जनता को जोड़ोगे। तो इस तरह से ये बातें मुझे बहुत बुरी लगी कि यार हम भी गरीब इंसान हैं, और ये लोग हमें कितना, मतलब जनता को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम्म। तब से ये चीज़ें हम इन लोगों से थोड़ा सा हटने लगे थे। एक्चुअली हमने गांधी को भी पढ़ा, तो हमें लगा कि उनकी इस तरह से कोई राजनीति नहीं थी। पहले का इतिहास भी पढ़ा, तो लगा कि इस तरह से कुछ नहीं था। हाँ लेकिन हाँ। आज के जो लोग कर रहे हैं, वो केवल हमें बांटने और तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। केवल उनका एक ही वो मुद्दा है, केवल वोट बैंक, और बाकी देश को लूटना। अच्छा, क्योंकि जो दूसरा कोई। जो जो मॉडल और रणनीति हम लेके आए हैं, हाँ हाँ। उसमें आपको क्या रोशनी दिख रही है? आप उसमें क्या पढ़ पा रहे हैं? आपने इतने नेताओं को सुना, उनको सुना, हाँ। आप में आपको मैथिली शरण में कोई नेता तो नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं। हमें हमें उसमें ये चीज समझ आ रही है कि हमारे सामने पहले कोई विकल्प नहीं था। हम्म। और हाँ, अगर विकल्प थे, आज भी जो विकल्प हैं, तो वो पैसे वाले विकल्प हैं, अराजक तत्व विकल्प हैं, उन्हीं की पहुंच है, उन्हीं की पकड़ है। हम आम जनता के पहुंच से ये सारी चीजें दूर है, राजनीति दूर है। हाँ हाँ। तो हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके माध्यम से प्रत्येक आम इंसान
हाँ हाँ। वहां तक पहुंच सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है और देश को विश्वगुरु बनने में 100% मदद कर सकता है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व रहेगा उसमें। और आज की राजनीति में हम छोटे लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। बहुत सुंदर बात कही। तो इसमें हमारा अस्तित्व आपको जिंदा कोई रहे। पद मिला है क्या इसमें, अभी इसमें? नहीं नहीं, हमें कोई पद नहीं मिला कोई है। पद नहीं मिला है। हाँ हाँ। आपको मालूम है क्या कि इसमें पद कैसे मिलते हैं? नहीं, हमें ये चीज कोई मालूम नहीं है। हम तो ये चलिए मैं चाहते हैं। आपको बताता हूँ। हाँ हाँ इसमें हर आम व्यक्ति को हाँ कंट्रीब्यूट करने का हक है, ठीक है ना? तो हाँ जैसे हाँ। ही आप लोगों को जोड़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मिलते हैं। तो हाँ हाँ। उन प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर मैं देखकर जो है हम्म। उन कुछ कुछ पदों को बिना किसी के उसके देता जाता हूं। आपने देखा होगा कि पहले केवल कोई भी पद नहीं था, अभी जो है कुछ दिनों में 33-34 लोगों को जो है कुछ कुछ पद बांटे गए हैं। और उनमें से किसी ने मुझसे नहीं कहा कि साहब मुझे कोई पद दीजिए। मुझे उसकी मेहनत और प्रतिष्ठा पॉइंट देखकर वो हमने उनको पद बांटे हैं। और हाँ हाँ। ये पद जो है अभी और नीचे भी ले जाना है। हम अच्छा। विलेज स्पेशल ऑफिसर बनाना चाहते हैं, ब्लॉक स्पेशल ऑफिसर बनाना चाहते हैं, जिससे गांव गांव तक ये बात पहुंचे और गांव का जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करके लोगों को जोड़े उसे विलेज स्पेशल ऑफिसर कहा जाए, राइट? क्योंकि जो गांव में रह रहा है, जो कभी बाहर नहीं निकला, उससे अपेक्षा करना कि बाहर के लोगों को वो जानेगा, वो केवल उन लोगों को ही जान पाएगा जो उस गांव से बाहर गए हुए हैं, राइट? और सही जो बात। गांव से बाहर गए हैं वो अपने आप को विद्वान मानते हैं, तो जो हमेशा गांव में ही रहा है उसकी बात हो सकता है सुने भी ना वो। सही बात। है कि नहीं? तो सही बात। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि विलेज स्पेशल ऑफिसर, टाउन स्पेशल पुलिस ऑफिसर और ब्लॉक स्पेशल ऑफिसर के पद का निर्माण हम आज ही करेंगे, ठीक है ना? हाँ और पहले तो हमारा जोर ये रहेगा कि भगवान राम ने जो कहा है कि पहले हमें जिसको हमने जो शक्ति दी है उसका निर्वहन करने का अवसर उसे देना चाहिए, सही बात है। सही चाहे वो कितना ही खराब व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये जो आज राज सत्ता में लोग बैठे हैं, ये चाहे हमें रिप्रेजेंट ना करते हों, लेकिन हमारे वोट से तो चुने गए हैं, ये बात तो पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इनका ये दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कायदे से वो हमारे मनोभावों को समझकर उस तरीके की व्यवस्था लाएं, उसी तरीके के नियम कानून लाएं, उसी तरीके की स्कीम लाएं, राइट? सही बात है। सही बात। तो पहले क्राइम फ्री भारत मिशन का ये सोच है कि हम 2022 और 2024 के बीच में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कि कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस दौरान जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको जो है उनके कर्तव्य के निर्वहन के छोटे छोटे वीडियोज हमको भेजना चाहिए, नंबर 1, ठीक है ना? वो भी तब जब हम शक्ति हासिल कर लें। आप 2000 लोगों के साथ कोई वीडियो भेजेंगे तो आपकी वीडियो को तवज्जो कोई क्यों देगा? सही बात है, राइट? यदि यही जो है 100 करोड़ लोग यदि बिना कहीं जाए, जिसके पास छत है वो छत के ऊपर से जो है थाली बजाकर दीपक जला के वो छोटा सा 1 मिनट का वीडियो चलाएगा और अपने चुने हुए नेता से कहेगा कि आप हमारे चुने हुए नेता हैं, ये आपके कर्तव्य है कि ये काम करें। यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो पराजित होने के लिए तैयार हो जाइए, राइट? सही बात है। तो जब 100 करोड़ लोग ये बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो है राजनेता वैसे ही जागृत हो जाएंगे जैसे कभी जो है भगवान राम के भय के कारण समुद्र जागृत होकर पैदा हुआ और प्रकट हुआ और उसने निवेदन किया कि आप मुझे मत सिखाइए प्रभु, आपके बानर सेना में 2 बानर हैं जो ऋषियों के द्वारा श्रापित हैं, उनके हाथ का पत्थर नहीं डूबता है, तो उनसे स्पर्श कराकर यदि आप राम सेतु बना लेंगे तो मैं भी बच जाऊंगा, मेरी प्रभुता बच जाएगी और आपकी प्रभुता भी बनी रहेगी। तो हे प्रभु मुझे मत सुखाइए, राइट? तो ऐसे ही यदि राजनेता ये भय से समझ जाते हैं कि अब और कोई विकल्प नहीं है, तो वो जो है इन कामों को करेंगे।
यदि अपनी मोटी खाल के कारण, बेशर्मी के कारण वो नहीं करते हैं, तब हम जो है हमारे जो ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम जो है चंद्रगुप्त मानेंगे। चंद्रगुप्त क्या था? एक ग्वाला था। ग्वाला था, सही था कि नहीं था? हाँ हाँ। उसे चाणक्य ने पकड़ा और उसमें जो है ना वो सब जो है ना उसको सिद्धियां दी, वो सब गुण दिए कि वो जो है सम्राट बना। राजा नहीं बना, सम्राट बना। सम्राट बना, सही। राइट। तो हम आप सब लोगों में उस चंद्रगुप्त को खोज रहे हैं। आज हमने एक कविता जो है ना डाली है, मालूम नहीं आपको देखने का मौका मिला है कि नहीं मिला है। ये मैथिली शरण गुप्त की ही कविता है। न रहो न निराश करो मन को, है कुछ काम करो, कुछ काम करो, यह जीवन जाए न व्यर्थ भला। कुछ काम करो, कुछ काम करो। ईश्वर ने सब कुछ आपको देके रखा है, फिर आप क्यों भय में हैं? तो ये मॉडल से क्या आप ये समझते हैं कि आम जनता को वो विकल्प मिल रहा है कि वो शक्ति अर्जित, यदि वो मेहनत करेगा तो वो आगे चल के उसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और अन्य स्तरों पर राष्ट्र के निर्माण में स्वयं भूमिका निभाने की का अवसर उसे मिलेगा। और ये जो दुष्ट लोग हैं, जहाँ जिनकी शिक्षा है ना, जिनकी सोच है ना, जो है ये बहुत पैसा खर्च करके चुने जाते हैं और जिस दिन चुने जाते हैं उसी दिन से आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। इन क्षुद्र लोगों के सामने जो गुणवान लोग हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, उन्हें सामने आना चाहिए। और स्पेशली और तब सामने आना चाहिए कि उनके चाणक्य ने हर चीज की रणनीति पहले से बना के रखी है कि अपराध मुक्त भारत कैसे होगा, साइबर क्राइम मुक्त भारत कैसे होगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे होगी, पेपर करेंसी मुक्त भारत कैसे होगा, हवाला मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे होगा, और हमारे किसान जो है वो संपन्न कैसे होंगे और उनकी आइडेंटिटी उनके प्रोडक्शन के साथ एंड कंज्यूमर तक जाएगी। तो इस प्रोसेस में जो लोग जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको उनके कंट्रीब्यूशन और एडिशन ऑफ वैल्यू के आधार पर उन्हें कंपनसेशन मिलेगा, उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, लेकिन पूरा लाभ जो है उस किसान को मिलेगा। और किसान को जो है ना तो बीज की चिंता पालना पड़ेगी, ना ही जो है वर्कर्स की चिंता पालना पड़ेगी। अपराध मुक्त भारत का जो एग्रो आयुष मॉडल है वह वो सब चमत्कार कर देगा। लेकिन यह बहुत आसान है और इसके लिए कैसे जो है ना जन जन तक ये बात पहुंचेगी वो मॉडल भी बनाया हुआ है। लेकिन आज के क्षुद्र नेता आपको गरीब रखना चाहते हैं, लिहाजा ऐसी पॉलिसीज को वो कभी जमीन पे फलीभूत नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें गरीब रखना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, तभी वो हमारे वोट को खरीद पाएंगे। लिहाजा हमें अपने मॉडल में खर्च विहीन व्यवस्था पे जोर देना है। हम इनके ट्रैप में नहीं आएंगे। ये जो कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। हम आम सभाएं नहीं निकालेंगे, नहीं मनलाएंगे। हम जो है जुलूस और धरने नहीं देंगे। हम जो है एक पैसे का खर्च नहीं करेंगे। लोगों को जोड़कर अपनी छत से वो संकल्प करेंगे कि हमारे हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वाला यह व्यक्ति जो है, जो उसको हम विजयी बनाएंगे। सही बात है। राइट। तो उस संकल्प के सामने जो ये इतने गड़बड़ियां कर रहे हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, जो आईटी सेल का यूज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जो सर्वे का यूज कर रहे हैं, जो पेड आम सभाओं का यूज कर रहे हैं, जो पेड प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर रहे हैं, जो जोड़ तोड़ करके जो है भ्रम और डर फैला के लोगों के जो ना वोट कबाड़ रहे हैं, वो जो फ्रीबी के आधार पर और कहना चाहिए कि दारू के आधार पर और पैसे बांटकर आपके नोट कबाड़ रहे हैं, क्या वो आपकी संकल्प शक्ति के सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। तो इस मॉडल में बेटे आपको क्या कमी समझ में आती है? अभी तो मुझे इसमें कोई कमी समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे हाँ आता हूँ। हाँ हाँ हाँ
लेकिन अभी मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोग स्वतंत्र होने के बाद थोड़े क्या लगभग 70% स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन अब ये हमारा अगर संगठन बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम पूरे 100% हर क्षेत्र में स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने विचार रख सकते हैं और मतलब मेंटली रूप से एकदम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। नहीं, दूसरी बात है कि जो नियम कानून में बदलाव करके जो गुलामियत के नियम कानून हैं उन्हें जवाबदेह नियम कानून में कन्वर्ट किया जाएगा, जहां बिना थानेदार एफआईआर दर्ज होगी, जहां 15 दिन में सीएफबी के टेक्नो इंजन से चालान पेश होगा, वो भी अकाट्य साक्ष्यों के साथ, और 30 दिन में बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के माध्यम से सजाएं होंगी। ऐसे पावरफुल सिस्टम में क्या कोई गड़बड़ी कर पाएगा? नहीं, क्या कोई बाहुबली बन पाएगा? नहीं नहीं नहीं। क्या कोई अपराध का सहारा लेके आपके ऊपर डर फैला पाएगा? नहीं फैला पाएगा। अब देखिए राजनीतिक दुष्टता, देखिए कि ये लोग डराते हैं लेकिन क्या कानून में थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं? नहीं करते। आपको बेटे नहीं मालूम होगा कि एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, आप इसको नोट करिए और गूगल पर सर्च करके इसे पढ़िए। इसमें भारतीयों को और हिंदुओं को न्याय की भीख मांगने का हक भी छुड़ा लिया गया है। इसका सेक्शन 4 कहता है कि नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, दे आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट? तो आपको तो न्याय की भीख मांगने लायक नहीं बनाया, और इन दुष्टों ने जो संविधान कहता है कि कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन के आधार पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, उन लोगों ने इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद भर भर के जो है ना तुष्टीकरण की नीति के तहत ऐसे घटिया घिनौने कानून बनाए जिससे तुष्टीकरण करके उनको वोट मिल सके। लेकिन किसी एक ने तुष्टीकरण के लिए ये वोट ये बनाए, क्या आज के हिंदुओं के ये मसीहा ने उनको रिपील किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप ये बताइए। भारत में जो संविधान बना है उसके बहुत अच्छे पहलू हैं, जैसे भारत के हर नागरिक को किसी भी धर्म को अपने आस्था के हिसाब से मानना और उसको प्रचार करने का हक है। फिर इस देश में ठेकेदार कैसे बन रहे हैं? कोई कह रहा है कि मेरे धर्म को मानो, नहीं तो मैं जो है तुम्हें काफिर कहूंगा और तुम्हारा सिर जो है धड़ से जुदा कर दूंगा, और ऐसा करने से मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ऐसे घटिया, झूठा और भ्रामक प्रचार ये लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, अपने मदरसे और तकरीरों में ऐसी बातें कह रहे हैं। यदि हम सब जगह जहां भी मदरसे हैं, तकरीरें हैं, मंदिर हैं, सब जगह पे यदि हम वो डिवाइस लगा दें जो इन सब चीजों को कैप्चर करे और क्लाउड स्पेस में उसको भेज दे, और बिना कहे गलत बोलने पे उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए, और इसे जो है संज्ञेय अपराध बनाया जाए, नॉन वेलेबल अपराध बनाया जाए, 15 साल की सजा रखी जाए और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हो, और वो भी 45 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत के इंजन के तहत हो जाए, तो क्या कोई ऐसा घटिया काम करेगा? कोई नहीं करेगा। आज जो लोग जो है हिंदू वोट को पाने के लिए मुसलमानों के विरुद्ध भी गलत बोलते हैं, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग ठेकेदार बन रहे हैं। अब हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना है। क्यों कहना है? अरे भाई, जिसको जहां उद्धार दिख रहा है, यदि किसी को प्रभु ईस में उद्धार दिख रहा है तो प्रभु ईस कहे वो। यदि किसी को जो है ना मोहम्मद के माध्यम से अपना जो है निर्वाण दिख रहा है, मुक्ति और मोक्ष दिख रहा है, तो उसको उनको कहे। सही बात है। तो जिसको जहां से मुक्ति मिले, जहां से मोक्ष मिले, उसको करे। आपको ठेकेदार बनने का मौका किसने दे दिया? हु आर यू टू डिक्टेट? सही बात। तो जैसे ही कोई यदि ऐसी बात करता है, यदि ऐसे नियम कानून होंगे तो ये चौधराहट रहेगी क्या? नहीं रहेगी, बिल्कुल। तो ये जो है, ये चौधराहट सिर्फ जो है डर वहम और जो है ना वो करके, दंगे करा के, बदमाशी करा के, मक्कारी करके और किसी भी तरीके से अपना वोट बैंक बनाकर सत्ता में बने रहने का ही ध्येय है। इस बात से आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। तो क्या ये जो 9 दिन का व्रत है, और जिनको जोड़ो वो 9 दिन का व्रत संकल्पित भाव से करेंगे, और क्या आप उन्हें प्रतिदिन याद दिलाएंगे? जिन लोगों को जोड़ा है उनके ऊपर नजर रखिए कि वो हर दिन जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं।
इसमें बेसिकली 3 व्रत हैं, राइट। अलग अलग एनर्जी वालों के लिए 3 व्रत हैं। पहला व्रत है, और हर में 9 का जो आंकड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला व्रत है 9 दिन का, जिसमें आपको हर दिन 10 लोगों को जोड़ना है, और जिनको जोड़ना है उनको ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, और उनसे भी यही कराना है, राइट। यदि सामने वाले में इतनी एनर्जी नहीं है तो ये 90 दिन का जो है व्रत है। 90 भी का मूल अंक 9 ही है, राइट। इस 90 दिन में आपको प्रतिदिन केवल एक व्यक्ति को जोड़ना है, और जिसको जोड़े वो भी एक एक व्यक्ति को, या वो 10 व्यक्ति को भी जोड़ सकता है, जो व्रत ले, तो भी हमारा 90 दिन में काम बन जाएगा, राइट। अब अज्यूम करिए कि किसी में इतनी एनर्जी भी नहीं है, तो वो 180 दिन का व्रत ले सकता है, और 180 दिन का व्रत कह रहा है कि 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ो, राइट। कुल मिला के हर व्रत में 90 लोग जुड़ रहे हैं, और चाहे वो दिनों की संख्या हो चाहे लोगों की संख्या हो, कुल मिला के जो है ना 9 का मूल अंक है। ये 9 का मूल अंक का बड़ा वैदिक रहस्य है, राइट। इसकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता है। तो पंकज, कुछ एनर्जी का एहसास आपको हुआ क्या? अरे मुझे बहुत एनर्जी का एहसास हुआ। मैंने जितने लोगों को जोड़ा है, एक हमारा यूट्यूब चैनल में कविताएं भी लिखता हूँ, तो उनको उससे भी हमने जोड़ रखा है, क्योंकि हम उनको रिमाइंडर भी देते रहते व्हाट्सएप के थ्रू। आप ये सुनिश्चित करिए, चाहे आप 10 लोगों को जोड़ें, चाहे 1 लोगों को जोड़ें, चाहे 2 दिन में 1 लोगों को जोड़ें, वो ऊर्जाकृत और संकल्पित होना चाहिए। वो पत्थर 1 और पत्थर 2 कैटेगरी नहीं होना चाहिए। यदि वो पत्थर 1 होंगे जो आज की व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, और आज की दुर्व्यवस्था में उन्हें स्वार्थ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये पत्थर तुल्य हैं। दूसरे वो हैं जिन्होंने इस अव्यवस्था को इतना झेल लिया है कि उनके अंदर की ऊर्जा मर चुकी है, वो पत्थर तुल्य हो गए हैं। कुछ देर पर लिए उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी बातों का उन पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये 2 तरीके के प्राणियों को छोड़ दीजिए, और बाकी सब लोगों को जोड़िए, संकल्पित करिए। और जो ये पत्थर 1 और पत्थर 2 हैं, जब चारों तरफ ऊर्जा का माहौल बनेगा, तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, और ये भी ऊर्जाकृत हो जाएंगे, और संकल्पित होके शायद हम सब लोगों से ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो पंकज, पूरी शक्ति के साथ भिड़ जाओ। जी। आपको कुछ संदेश देना है आम आदमी को? आम आदमी को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ समस्त भारत के लोगों से, या जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, जो इसके सदस्य हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्राइम फ्री भारत बनाने के लिए पूरे मतलब स्वस्थ मानसिकता के साथ इतना सहयोग करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी हों, और हमारा भारत, हम तो क्राइम फ्री भारत के रूप में देखना चाहते हैं। एक्चुअली आज हम लोग इतनी अव्यवस्थाएं झेल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के खिलौने बनकर रह गए हैं, केवल वोट बैंक का हिस्सा बन के रह गए हैं। तो आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के साथ, या हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा ना हो। वो एकदम बिल्कुल अपने खुली हवा में सांस ले सकें, और एक क्राइम फ्री भारत में एक बहुत अच्छी तरह से अपना अस्तित्व बनाए हुए जी सकें। आपने बहुत सुंदर बात कही। मैं चाहता हूं कि आपकी अपील का जो है एक सकारात्मक असर पूरे हिंदुस्तान में हो, और इसी के साथ वार्तालाप को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक, धन्यवाद।